हेलो एवरीवन। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे छापेमारी और संघवाद के बारे में। आज का हमारा आर्टिकल केंद्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा स्वरूप लिखा गया है। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के भारतीय राजव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो चलिए लेख की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भ्रष्टाचार के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारियों और सीबीआई द्वारा की जा रही कार्रवाई पर बहुत सारे विपक्षी दलों, वरिष्ठ नेताओं और विश्लेषकों ने सवाल उठाए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार इन संस्थाओं का प्रयोग अपने राजनीतिक लाभ और विपक्षी दलों को डराने एवं उन्हें कमजोर करने के लिए कर रही है। इससे न सिर्फ व्यक्तिगत हित साधे जा रहे हैं, बल्कि देश के संघीय ढांचे और वृहद अर्थों में संघवाद को भी कमजोर किया जा रहा है। तो आज के ऑडियो आर्टिकल में हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई ऐसा है? क्या देश के संघवाद को ऐसी किसी कार्रवाई से कोई खतरा हो सकता है? और यदि ऐसा है तो कौन से कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं और इसकी रक्षा कैसे की जा सकती है? लेकिन ये सब जानने से पहले हमें संघवाद को समझना होगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है संघवाद। तो संघवाद या फेडरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फेडस से हुई है, जिसका अर्थ है एक प्रकार का समझौता या अनुबंध। वास्तव में महासंघ दो तरह की सरकारों के बीच सत्ता साझा करने और उनके संबंधित क्षेत्रों को नियंत्रित करने हेतु एक समझौता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संघवाद सरकार का वो रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद हैं। पहला केंद्रीय स्तर पर और दूसरा स्थानीय या राज्य स्तर पर। भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों के आधार पर संघवाद की अवधारणा को दो भागों में विभाजित किया गया है: सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद। ऐसे में हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर संघवाद के इन दोनों प्रकारों से क्या आशय है। तो पहले सहकारी संघवाद को देखते हैं। सहकारी संघवाद में केंद्र व राज्य एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। सहकारी संघवाद की इस अवधारणा में स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र और राज्य में से कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। संघ और राज्य संवैधानिक रूप से संविधान की 7वीं अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने हेतु बाध्य हैं। अब बात प्रतिस्पर्धी संघवाद की करें तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य लंबवत संबंध होते हैं, जबकि राज्य सरकारों के बीच क्षैतिज संबंध होते हैं। गौरतलब है कि प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा को देश में 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद से महत्व प्राप्त हुआ। इसमें राज्यों को आपस में और केंद्र के साथ लाभ के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। सभी राज्य धन और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। सामान्यतः निवेशक अपने पैसे का निवेश करने के लिए अधिक विकसित राज्यों को पसंद करते हैं। गौरतलब है कि प्रतिस्पर्धी संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। तो अब ऐसे में हमें ये समझना होगा कि भारत के लिए आखिर संघवाद की क्या महत्ता है। तो आइए भारत के लिए संघवाद के महत्व पर बात कर लेते हैं। भारतीय प्रशासन में शक्ति केंद्र से स्थानीय निकायों यानी पंचायत तक हस्तांतरित होती है। इसी कारण देश में विकेंद्रीकरण जरूरी हो जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्र सभी शक्तियों का अधिग्रहण न करे। यही संघवाद की आवश्यकता को जन्म देता है। ये प्रणाली कार्य के बोझ तले दबे प्रशासन की काफी मदद करती है। गौरतलब है कि केंद्र पर बैठे अधिकारी गांवों तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण गांव विकास से अछूते रह जाते हैं। इसलिए स्थानीय सरकार कार्यपालिका को निचले स्तर तक पहुंचने में मदद करती है और देश के सभी नागरिकों की लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। भारत में विभिन्न नस्लों और धर्मों के लोग मौजूद हैं। ऐसे में भारत सरकार ने एक धर्मनिरपेक्ष विचार को अपनाया, जिसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से
प्रस्तावना में जोड़ा गया। संघवाद की अवधारणा देश के अंतर्गत विविधता को कायम रखने में मदद करती है। दरअसल वर्तमान कार्रवाइयों का एक कारण केंद्र पर राज्य की निर्भरता भी रही है, जिसे केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत आसानी से समझा जा सकता है। ऐसी निर्भरता केंद्र को मौका देती है कि वो राज्यों पर अपना प्रभाव कायम करे। तो इसलिए हमें केंद्र राज्यों के संबंधों और उनकी आत्मनिर्भरताओं को भी समझना होगा। तो चलिए अब केंद्र राज्य संबंधों पर बात कर लेते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 और 12 में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध के तहत किया गया है। चलिए पहले विधायी संबंध को देखते हैं। तो केंद्र और राज्य द्वारा किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति को विधायी शक्ति कहा जाता है। हम एक ऐसी प्रणाली का पालन करते हैं जिसमें विधायी शक्तियों का वर्णन करने वाली दो प्रकार की विषय सूची होती हैं, जिन्हें क्रमशः संघ सूची और राज्य सूची के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एक अन्य सूची भी है जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। संघ सूची में राष्ट्रीय हित के विषय शामिल हैं और ये तीनों सूचियों में सबसे बड़ी है। गौरतलब है कि इस सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। रक्षा, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ, आयकर, कस्टम ड्यूटी आदि इस सूची में शामिल कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। राज्य सूची में राज्यों के मध्य व्यापार, पुलिस, मत्स्य पालन, वन, स्थानीय सरकारें, थिएटर, उद्योग आदि विषय शामिल हैं और राज्यों के पास इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। समवर्ती सूची में स्टैंप ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे विषय शामिल हैं। संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं, परंतु किसी विषय पर संघ और राज्य के कानून के बीच टकराव की स्थिति में संघ के कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। चलिए अब केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध को देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। प्रशासनिक संबंधों से तात्पर्य केंद्र और राज्यों की सरकारों के कार्यपालिका संबंधी तालमेल से होता है। सामान्य रूप में संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, परंतु प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली है। और तो और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के प्रशासन पर संघ को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है। केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि वो आवश्यकता अनुसार कभी भी राज्य को निर्देश दे सकता है। इसके अलावा संसद को यह अधिकार है कि वह अंतर्राज्यीय नदी विवादों पर फैसला कर सकती है। भारतीय संविधान ने प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया है। इसमें आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण और उन्हें राज्य के प्रमुख पद आवंटित करने संबंधी प्रावधान शामिल हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की मौजूदगी से केंद्र सरकार को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और उनके माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण रखने का मार्ग प्रशस्त होता है। केंद्र का अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर अधिकार होता है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की भर्ती तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, परंतु उनकी नियुक्ति राज्यों में होती है। तो यहाँ तक हमने विधायी और प्रशासनिक संबंधों पर बात की। चलिए अब वित्तीय संबंध को भी देख लेते हैं। असल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है। साथ ही संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन किया गया है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। गौरतलब है कि वित्त आयोग के सुझाव पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण किया जाता है। इसके अलावा संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व का स्वतंत्र स्रोत प्रदान किया गया है। संविधान के अनुसार संसद के पास संघ सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने की शक्ति है और राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने की। संसद और राज्य विधायिकाओं दोनों के पास ही समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार है। संसद के पास अवशिष्ट विषयों से संबंधित मामलों पर भी कर लगाने का अधिकार है। तो यहाँ तक हमने संघवाद और इससे जुड़ी कुछ आम जानकारियों के बारे में जाना। चलिए अब हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बदलते समय के साथ भारतीय संघवाद के सामने क्या कुछ अड़चनें आई हैं। चलिए अब रुख करते हैं भारत में संघवाद के समक्ष चुनौतियों की तरफ। क्षेत्रवाद को भारत में संघवाद के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि संघवाद सबसे अधिक लोकतंत्र में ही कामयाब रहता है, क्योंकि ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के केंद्रीकरण को कम करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विपरीत भारत में शक्तियों का वितरण
संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित 3 सूचियों के तहत किया जाता है। शक्तियों के विभाजन का आधारभूत सिद्धांत यही माना जा सकता है कि जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, और जो विषय क्षेत्रीय महत्व के हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। इसके अलावा समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिनमें केंद्र व राज्य दोनों की ही भागीदारी की आवश्यकता होती है, परंतु विवाद की स्थिति में केंद्र को प्रमुख माना जाएगा। इस प्रकार शक्तियों के बंटवारे के कई अन्य प्रावधान भी हैं जिनमें केंद्र को वरीयता दी गई है, जो कि राज्यों के मध्य केंद्रीकरण का भय उत्पन्न करता है। एक सामान्य महासंघ में संविधान में संशोधन की शक्ति महासंघ और इसकी इकाइयों के बीच साझा आधार पर विभाजित होती है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 और अन्य प्रावधानों के तहत केंद्र के ही पास है। भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का कार्यालय एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, क्योंकि ये कभी कभी भारतीय संघ के संघीय चरित्र के लिए खतरा बन जाता है। केंद्र द्वारा इस तरह के संवैधानिक कार्यालय का दुरुपयोग किया जाना सदैव ही देश में तीखी बहस और मतभेद का विषय रहा है। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में जनवरी 2016 में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तब राज्य में एक निर्वाचित सरकार थी। इस घटना को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक विचित्र घटना माना जाता है। भारत में भाषाओं की विविधता भी कभी कभी संविधान की संघीय भावना को ठेस पहुंचाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में संवैधानिक रूप से स्वीकृत 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा भी देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब महासंघ की सबसे मजबूत इकाई दूसरों पर एक विशेष भाषा को लागू करने का प्रयास करती है। भारत में आधिकारिक भाषा के लिए लड़ाई अभी भी एक ज्वलंत मुद्दा है। ऐसे में हमें उन पहलुओं पर भी बात करनी होगी जिनकी मदद से भारतीय संघवाद को किसी भी तरह की चुनौतियों से बचाया जा सके। तो इन सब मुद्दों के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर आगे की राह क्या हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि देश में संघवाद को कमजोर करने की प्रवृत्ति पहली बार देखने को मिली हो। इससे पहले आपातकाल के समय में भी संघवाद को कमजोर करने के आरोप लगते रहे हैं। निर्वाचित सरकार वाले राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना, मजबूत वरिष्ठ विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल करना आदि जैसे अनेक वाकये हैं जिनका चरित्र इसी प्रकार का था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य अलग है। इसे केवल राजनीतिक रंग देकर खारिज नहीं किया जा सकता। छापेमारियों में भारतीय राजनीति का एक दूसरा चेहरा भी सामने आया है। इसमें देखा गया कि कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त लोग कार्रवाई से बचने के लिए अपने दल के साथ मिलकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगते हैं, जिससे राजनीतिक परिदृश्य में यही साबित किया जा सके कि संस्थाएं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हैं। सरकार की छवि खराब की जा सके और उसकी विश्वसनीयता को एक शक के दायरे में लाया जा सके। लेकिन ये कहना भी सही नहीं होगा कि ऐसी कार्रवाइयों में कोई राजनीतिक कोण नहीं है। अक्सर देखा गया है कि छापेमारियां अधिकतर विपक्षी दलों या ऐसे लोगों के खिलाफ की गई जो सत्ताधारी दल को चुनौती पेश करने का काम कर रहे थे। ये महज संयोग भी हो सकता है, लेकिन ऐसे संयोगों का समय कुछ और ही इशारा करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत सरकार का लक्ष्य देश को वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, परंतु ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक देश में केंद्र और राज्य साथ मिलकर कार्य नहीं करेंगे। कई बार केंद्र और राज्य दोनों के मध्य सुगम संबंध न बन पाने का एक प्रमुख कारण राजनीतिक मतभेद भी होता है, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि देश में सहकारी संघवाद के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि वर्तमान में जो राजनीतिक दल केंद्र में है उसकी सरकार देश के लगभग 2/3 राज्यों में है। इसलिए यहाँ ये जरूरी हो जाता है कि देश में संघवाद के समक्ष मौजूद चुनौतियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में राज्यों की अहम भूमिका को सुनिश्चित किया जा सके। आइए, अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न का। तो प्रश्न है, संघवाद क्या है? इसकी विशेषताओं को बताते हुए भारत में इसकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा कीजिए।